नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। ये सर्कल यूक्लिड ज्योमेट्री का सर्कल ना होकर इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं और जब कभी भी दो पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं तब वो लाइन मिलती थी और उसी लाइन को जब हम कर्व करते हैं तो सर्कल मिलता है। अब हम जब बात पॉइंट्स की कर देते हैं तो वहां पर पॉइंट जो यूक्लिड ज्योमेट्री में पॉइंट हुआ करता था उसकी एक अलग डिफिनीशन होती थी। यहां को हमने पॉइंट से एब्सिसा और ऑर्डिनेट से समझा। इसी हिसाब से आज हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल को हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के आधार पर हम सर्कल को समझेंगे। आपको सिर्फ सर्कल की डिफिनीशन बताएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे जिस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 10th की जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसमें सर्कल्स में हम उनके थ्योरम की बात करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम सर्कल्स की बात करते हैं तो यहां बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की, इसकी बात करते हैं नॉर्मल इक्वेशन की, पैरामेट्रिक इक्वेशन की। तो इन सब पर आज हम बात करेंगे। आज का जो नया चैप्टर होगा वो सर्कल रहेगा। सर्कल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए और इस चीज को आपको देख लेना चाहिए कि सर्कल में क्या क्या पढ़ना है। सर्कल में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सर्कल की छोटी मोटी परिभाषा देख लेंगे कि सर्कल क्या है। अगर हाँ आप लोगों को अगर समस्या लगती है कि जब हम लोकस की बात करेंगे, सर्कल के पथ की बात करेंगे, पाथ की बात करेंगे, अगर आपको वो चीज ना समझ में आए तब आप उस चीज को पूछ सकते हैं कि ये फोकस क्या होता है, लोकस क्या होता है सर्कल का, तो वो बात अलग बन जाती है। लेकिन हम क्योंकि सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल में सिर्फ और सिर्फ उसकी साधारण सी डिफिनीशन और उसके साथ साथ में इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके साथ साथ सर्कल के सेंटर, सर्कल के केंद्रक की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम सर्कल में इसकी साधारण जो नॉर्मल डिफिनीशन है उसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम सर्कल में बनने वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं, क्योंकि सर्कल हर एक चीज की एक बेसिक इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन को अलग अलग रूपों में दिखा देना, उस इक्वेशन को अलग अलग रूपों में दिखा देना। हम कह सकते हैं कि एक चेहरे के कई रूप होते हैं। उसी तरीके से किसी भी इक्वेशंस को डिनोट करने के लिए ये सर्कल की हो, सर्कल का समीकरण हो, या फिर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण, उसमें भी एक घातीय, द्वि घातीय, तीन घातीय, चार घातीय समीकरण पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हमने स्ट्रेट लाइन देखा तो हमने देखा कि पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और उसी में आगे चल के हमने 7 प्रकार से इस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड किया और इसको अलग अलग रूपों से देखा। कभी इससे हमने वो रूप निकाले और कभी उन स्ट्रेट लाइन के अलग रूपों से हम उसको इस नॉर्मल रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन में लेकर आए। उसी में आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे और सर्कल में हम बात करेंगे सर्कल की डिफिनीशन की। सर्कल की जो डिफिनीशन होती है इसके साथ साथ में हम बात करेंगे सर्कल के जितने भी स्टैंडर्ड लाइन बन सकती हैं। 4 स्टैंडर्ड लाइन बनेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद हम बात करेंगे सर्कल के सेंटर्स की, सेंटर की, केंद्रक की। यहां इक्वेशंस होगा, ग्रामर याद रखें भैया, यस होगा यहां क्योंकि प्लूरल है। तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल, सर्कल के समीकरण पढ़ेंगे। कितने पॉसिबल हैं? 4 प्रकार के हम सर्कल के समीकरण पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे। जब हम बात 4 इक्वेशंस की कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये बात पता हो कि ये 4 इक्वेशंस हैं क्या क्या। तो आप याद रखना कि जब हम सर्कल्स में इक्वेशंस की बात करेंगे, कैसे आए उन सब पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जिन लोगों को पहले से पता है तो उन लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और जो पहली बार इस चीज से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो लोग इस इक्वेशंस को देखेंगे कि हमने ये कैसे निकालनी है। फिलहाल जो 4 टाइप की इक्वेशन बनेगी उन पर हम बात करेंगे। अगर पहली इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल की मूलभूत जो इक्वेशन होती है, फंडामेंटल होती है, उसको हम x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसको अगर आप दूसरी तरीके से भी लिखना चाहें, आपको कुछ कुछ ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह दिख रही होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, ये प्रूफ भी उसी तरीके से होगी। अभी जब हम आपको समझाएंगे तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल आप याद रखना, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल
इक्वेशन ऑफ सर्कल कहां से आएगी, कैसे आएगी, इन सब पर बात करेंगे। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम दूसरी इक्वेशन पर बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, या कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किसी भी लाइन का जो मानक समीकरण होता है, जब कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या जब कभी आपसे कोई प्रश्न बनेगा तो वो प्रश्न कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाता है, क्योंकि अगर वो केंद्रक के बारे में बात करेगा, आपसे कहेगा कि सेंटर्स बताओ किसी सर्कल के, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपको पूछेगा। तो इसीलिए जैसे कि हम जब इक्वेशंस पढ़ते थे और प्रवृत्ताएं पूछी जाए या अन्य चीजें अगर उसको रिलेट कराना होता था तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कराता, क्योंकि हम बेसिक्स को कभी नहीं भूलते, हम उस बेस को नहीं भूलते जहां से सर्कल बना, जिसकी मदद से हम बेस लाइन को निकालते हैं, उस लाइन को हम याद रखेंगे और उस लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0। ये रहेगी फंडामेंटल या स्टैंडर्ड, सॉरी ये रही फंडामेंटल, ये रही स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0। जी क्या होगा, एफ क्या होगा, सी क्या होगा, इन सब पर बात करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, इस चीज को देखना है, क्योंकि हमें कम से कम पहले ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हमें ये सब चीजें देखनी है तो इसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड या मानक समीकरण बोलते हैं सर्कल का। फिर में बनाइए, आराम से नोट करिए कि इक्वेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली वाली रही फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके साथ साथ जब हम तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो तीसरी इक्वेशन आपको रहेगी डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जब हम बात करते हैं तो आप इस बात को याद रखना कि ये डायमेट्रिकल से उसी डायमीटर से बना है जिसको हम सर्कल में यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। इस डायमीटर के बारे में आप पहले से जानते हैं और आप जानते हैं कि इस डायमीटर का मतलब होता है, हिंदी वाले ध्यान देंगे, व्यास। अगर किसी भी सर्कल में कभी आपको डायमीटर दे दी जाए और आपको उस डायमीटर के दोनों सिरे दो, अभी हम बात करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। अगर इसको x1 और y1 बोल दे, इसको x2 और y2 बोल दे और आपसे इस डायमीटर की लेंथ निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल लेते हैं कि अगर आपको एक पॉइंट पता, दूसरा पॉइंट पता, तो d बराबर लगा के दोनों से निकाल लेते थे। उसी समय उसी से प्रयोग करके हम यहाँ एक इक्वेशन निकालते हैं। उस इक्वेशन को हम जानते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये इक्वेशन रहेगी यहां पर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम कह सकते हैं कि डायमेट्रिकल जो फॉर्म रहेगा, जो व्यास आधारित रेखा की समीकरण रहेगी, वो इस टाइप से रहेगी। प्रश्न कैसे बनेंगे, कहां से आया, इन सब पर बात करना अभी बाकी है और हम आगे इन सब पर बात भी करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देखना है हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है जो तीसरी डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे जो आपकी लास्ट रहेगी। अगर आपने ये चारों इक्वेशन बारीकी से समझ ली सर्कल में, तो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सर्कल को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सर्कल में इतना कुछ ज्यादा है नहीं। सर्कल में सिर्फ 4 इक्वेशन है, वो भी जो लोग 12th में है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म रहते हैं। एक रहता है फंडामेंटल, जो हमने बताया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इसके साथ साथ दूसरा रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0। ये 2 ही फॉर्म रहते हैं, लेकिन जो लोग एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या फिर एनडीए की तैयारी करते हैं उनको 4 फॉर्म पढ़ने होते हैं। पहला पढ़ना होता है नॉर्मल, इसके बाद दूसरा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं डायमेट्रिकल। और डायमेट्रिकल के बाद हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, वही पैरामीट्रिक की मदद से हम यहां पढ़ेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो हम यहां बात करेंगे x माइनस ए अपान कॉस थीटा, y माइनस बी अपान साइन थीटा,
बराबर आर। आपको ध्यान होगा कि जब हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लाइन देखी थी तब हमने वहां पर x माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई वन अपान साइन थीटा बराबर आर माना था, क्योंकि वहां पर जो पॉइंट दिए होते थे वो x1 कामा y1 होते। यहां पर ये इक्वेशन आएगी ऑन द बेस ऑफ सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, और यहां पर सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हम मानेंगे उनको मानेंगे a कामा b। तो यहां पर x माइनस ए कॉस थीटा y माइनस बी बराबर साइन थीटा बराबर आर। वहां पैरामीटर होता था उस चीज के लिए, उसकी औकात होती थी आर, लेकिन यहां पैरामीटर सेट करेगा उसका थीटा, यहां पर पैरामीटर सेट करेगा उसका थीटा। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल देखेंगे, इसके बाद डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इन दोनों को आप जरा नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इन दोनों को, फिर आगे बढ़े, 3 4 सभी नोट करें। डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये चारों इक्वेशन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके साथ साथ में हम पढ़ेंगे सर्कल के सेंटर्स के बारे में। आपने सर्कल के आज तक सेंटर, केंद्र ए माने हो, बी माने हो, सी माने हो, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी सर्कल के सेंटर्स को मानने के लिए हम जी और एफ 2 टर्म का यूज करते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो भी मैथमेटिक्स की होती है उसमें हम कभी भी अलग नहीं जाते हैं। तो उस चीज को हमें याद रखना है कि गणित की जो भी मानक शब्द, जो भी शब्दावली है, उस चीज को हम फॉलो करेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ रहे हैं तो इसके सेंटर्स मानने के लिए आप कोई भी किताब उठाकर देखें, उसमें माइनस जी और माइनस एफ का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जी कहां से आया, एफ कहां से आया, माइनस कहां से आया, तो इस पर बात अभी हमें करनी बाकी है। हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले उन चीजों को देखें। हम पढ़ेंगे इसमें सेंटर्स ऑफ सर्कल, सर्कल के केंद्रक के बारे में, और वो केंद्रक रहेंगे सेंटर्स ऑफ अ सर्कल। जब कभी आपसे किसी सर्कल के सेंटर्स के बारे में बात कर दी जाए तब आप याद रखना कि इसको माइनस जी कामा माइनस एफ से डिनोट करते हैं। अब आपके मन में शायद ये आ सकता है कि इसकी हमें जरूरत कब पड़ेगी, तो आप याद रखिए इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी अगर बाई चांस उसने दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और उसने आपको ये इक्वेशन दे दी जो इक्वेशन किसी भी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर आप सर्कल पढ़ रहे हैं और आपको सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी गई और आपसे उसने बोला कि पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप बताओ दी गई इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, तो आप डिसाइड तभी कर पाएंगे जब आप इक्वेशन, चारों इक्वेशन जानते होंगे। क्लास 12th में तो कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर 3 नंबर का सवाल आएगा, पॉइंट दिए होंगे, सेंटर्स दिए होंगे, आर का मान दिया होगा, आपको निकाल लेना होगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कभी आप एनडीए या एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं तो वहां इस आधार पर एक इक्वेशन दी होगी और आपसे पूछेगा, क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि बताओ सेंटर, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप केंद्र के जो कोऑर्डिनेट बताएंगे वो आप याद रखना कि इसको हम, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0 से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम देखेंगे कि x के गुणांक में x रहेगा तो 2g बराबर 6, 2g बराबर 6, और वही जब आप इसमें देखेंगे तो 2f और 4y, 2f बराबर 4y, तो यहां लिख सकते हैं 2f बराबर 4y। अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक 2g बराबर 6, दूसरा 2f बराबर 4y।
अगर हमें किसी भी सेंटर के निर्देशांक चाहिए, पॉइंट चाहिए, अब हमें सेंटर का अगर पॉइंट चाहिए तो हमें जी का मान भी पता होना चाहिए और एफ का भी मान पता होना चाहिए। अब हम इससे अगर कंपैरिजन कराएंगे तो हम देखेंगे कि 2g बराबर 6, 2f बराबर 4 बाई 2f बराबर 4, ये 4 रहेगा, 2f बराबर 4। हमें नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई समस्या होगी। अगर समस्या है तो आप एक मिनट विचार करिए कि हमने कुछ अलग से इसमें किया ही नहीं, हमने कुछ भी अलग से नहीं किया। हमने जो इक्वेशन दी थी उसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसी सर्कल के मानक समीकरण से तुलना करा दी। तुलना कराने पर हमने देखा कि इसके बराबर एक्स स्क्वायर है, इसके बराबर वाई स्क्वायर है। यहां हमने देखा कि यार एक्स है तो ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट है तो ठीक है, यहां वाई का कोएफिशिएंट है तो ठीक है, लेकिन समस्या यहां आ रही है कि 2g और 2f का प्रयोग होना चाहिए। तुमने कहा अच्छा ये प्रयोग होना चाहिए तो इनके कंपैरिजन कराते हैं तो इनके बराबर लिख सकते हैं। आप यहां से देखेंगे g का मान -3, f का मान -2 और आपको सेंटर के जो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे g का मान +3 और f का मान +2। अब जब सेंटर के कोऑर्डिनेट में आप अप्लाई करोगे, सेंटर निकालने के लिए अप्लाई करोगे तो g का मान नेगेटिव हो जाएगा -3 और f का मान -2 हो जाएगा। अब आप शायद समझ गए कि कभी अगर सेंटर की बात कर दी जाए, किसी सर्कल के सेंटर की बात की जाएगी तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर इस चीज को आप समझ गए हैं, आप याद रखिए कि हमने पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात की, सर्कल की चारों समीकरणों के बारे में बात कर ली और अब हम बात कर रहे हैं सेंटर की। और सेंटर्स के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाएं, आपको सेंटर्स के बारे में पूछ दिया जाए, अगर सेंटर के बारे में पूछा जाए ये कहां से आया सब पर बात करेंगे। पहले हमें पढ़ना क्या है ये तो देख लें। तो -g, -f रहेंगे। अगर सेंटर के बारे में बात की जाए आप कैसे निकालेंगे आपने देखा भी। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी रेडियस त्रिज्या की, तो आप याद रखिए कि जब कभी सर्कल में रेडियस की बात, त्रिज्या की बात की जाएगी तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, r बराबर √g² + f² - c। इस बात को थोड़ा हम डिटेल में समझ लेंगे, सिर्फ इस बात को समझ लेंगे। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तब आपको थोड़ी समस्याएं आगे नहीं होंगी। सिर्फ हमारा समझाने का मतलब यही था कि अगर हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम कुछ तो पता हो सर्कल के बारे में। हमें यह तो पता हो कि कब सर्कल बनेगा, कब सर्कल नहीं बनेगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे। इस बात को भी हम इस बात से कुछ चीजें समझेंगे। पहले तो आप ये देख लो कि जो बेसिक होता है सर्कल की लैंग्वेज क्या होती है, पहले आप उस चीज पर बात करेंगे। हमने आपको वो सब बता दिया जो हमें सर्कल में पढ़ना है। हमने आपको बता दिया कि सर्कल में हमें रेडियस पढ़नी पड़ेगी, सर्कल में हमें उसके सेंटर पढ़ना पड़ेगा, सर्कल में हमें उसकी चारों इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। उन सब पर हमने बात कर ली। अब आज हम बात करेंगे, अब बात करेंगे मेन चीज, ये सब चीजें हमें पढ़नी थी। सर्कल में क्या क्या पढ़ना था? सर्कल में हमें डिफिनीशन पढ़नी थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़नी थी, सेंटर पढ़ने थे। हमने इक्वेशन में बताया कि एक तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगी, दूसरा रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद हमने आपको बताया कि डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगी और इसके बाद बताया कि पैरामेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगी। मतलब कुल मिलाकर हमें चारों सर्कल के बारे में पढ़ना है। जो भी इक्वेशंस बनेंगी एक सर्कल की, उन चारों इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें सेंटर्स के बारे में पढ़ना है और हमने आपको बताया कि यही तो सेंटर था, -g, -f। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी त्रिज्या रेडियस की। अब जब सब इन सब पर हम बात करेंगे तो ये कैसे आई, कहां से आई, इन सबसे जानने से पहले आपको कम से कम ये बात समझ लेना चाहिए कि जब कभी रेडियस r कब सर्कल फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि जब कभी हम सर्कल की रेडियस की बात आपसे अगर कर देते हैं तो आप इस फॉर्मूले को तो याद रखते ही हैं, जिसको हम प्रूव भी करेंगे कि r बराबर √g² + f² - c। इस रेडियस के होने के बाद तीन कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। यहां पर तीन कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। पहली कंडीशन अप्लाई होती है अगर r का मान 0 हुआ। अगर r का मान 0 हुआ, कभी अगर आपसे बोल दिया कि r का मान 0 है, तब आप क्या करेंगे? क्या सर्कल बना सकते हैं? रेडियस 0 है तो सर्कल बना सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा हाँ बना सकते हैं।
अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर किसी भी सर्कल को बनाने के लिए हमें कम से कम उसमें पॉइंट कुछ तो दूरी पता हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल खींचना है, किस डायमीटर या किस पेरीमीटर से या किस रेडियस से हमें सर्कल खींचना है, कुछ तो हमें उसके बारे में पता हो। लेकिन अगर उसने यही बोल दिया कि इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या 0 है, अगर उसने ये बोल दिया कि इस एक आपको सर्कल बनाना है और उस सर्कल की रेडियस 0 है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये बात याद रखिए कि जब कभी सर्कल में रेडियस को 0 माना जाए, जब कभी आपसे ये बोल दिया जाए कि सर्कल की रेडियस 0 है, तब आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम यहां बात कर रहे हैं इस कंडीशन में पॉइंट की। क्योंकि जो पॉइंट होता है वैसे तुमने आपको बताया था कि पॉइंट नो लेंथ नो ब्रेथ और एक 0 डायमेंशन फिगर है, लेकिन इसी पॉइंट को हम सर्कल के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है, वैसे एक्सेप्शन हो सकता है कि सर्कल तो 2 डायमेंशन है। अगर सर्कल 2 डायमेंशन है तो आप इसको 0 डायमेंशन वाले को 2 डायमेंशन क्यों बता रहे हैं? भैया ऐसा होता है कि जो पॉइंट होता है उसको हम 0 डायमेंशन मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैथ में हम पॉइंट को सर्कल के तुल्य भी मानते हैं। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या 0 होगी तो वो सर्कल पॉइंट कहलाएगा। कहने का मतलब आप समझिए, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 होगी उस सर्कल को हम पॉइंट के नाम से जानेंगे। अगर आपको यह बात क्लियर है तब आप यह बात समझ ले कि जब कभी हम आपसे बोले कि किसी एक ऐसे सर्कल की निर्माण करिए, एक ऐसा सर्कल बनाइए, एक ऐसे वृत्त को खींचिए जिसकी त्रिज्या 0 है, तो आपका जवाब ये नहीं होगा कि अगर ऑप्शन दे दे कि खींचा जा सकता है, वृत्त बनाया जा सकता है, कैन इट बी पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल, या और नॉट, या नहीं बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर्कल बनाया जा सकता है। लेकिन वो बात अलग है कि जो सर्कल बनेगा वो सर्कल ये सर्कल ना होकर जिसकी रेडियस समथिंग थी, कुछ थी, बल्कि वो सर्कल एक पॉइंट सर्कल होगा। अगर वो सर्कल पॉइंट सर्कल होगा तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि उसकी रेडियस 0 होगी। इस बात को भी हम और समझाएंगे, अभी जितना आप समझा सकते थे वो समझा दिया, अब हम आगे जब फिगर समझेंगे तब समझाएंगे। इसके बाद अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि r का मान 1 है, r का मान 1 है, r का मान 0 है या r का मान समथिंग है, 1 है, x है, 2 है, 3 है, 4 है, तब तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इससे सर्कल बन सकता है। तब आप यहां देखेंगे कि g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c बराबर 0 होगा। लेकिन अगर गलती से उसने कभी बोल दिया कि r का मान 0 से कम है, मतलब r का मान कुछ है ही नहीं, माइनस में चला गया, तब सर्कल नहीं बनेगा। क्योंकि रेडियस, जब त्रिज्या की हम बात करते हैं, जब सर्कल की हम बात करते हैं, तो वहां r का मान, इसका एक एग्जांपल देखेंगे अभी आप। जैसे अगर हम आपसे बोला गया सवाल है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, चलिए नहीं याद है, अ सर्कल हैव पॉसिबिलिटी। एक सर्कल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हो सकते हैं उसने बोला। पहला, कि R जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। उसने बोला कि एक सर्कल को ड्रा किया जा सकता है या ए सर्कल हैव ए पॉसिबिलिटी, एक सर्कल, एक वृत्त की निम्न संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, या हम यहां पॉसिबिलिटी की जगह कर सकते थे कैन बी। दूसरा लिख दें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। तीसरा अगर हम लिख दें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, तब आपका पहला आंसर ये आएगा कि हाँ भैया, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान 0 से बड़ा होगा, कुछ वैल्यू होगी, तभी हम सर्कल बना सकते हैं। क्योंकि सर्कल बनाने के लिए सर्कल की परिभाषा ये कहती है, अभी आप समझ लेंगे कि सर्कल की परिभाषा ये कहती है कि अगर एक पॉइंट को हम फिक्स मान लें, उसी पॉइंट का जो लोकस आप पे पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो लोकस होगा, अगर हम यहां से एक मान लीजिए इसको a, b मान लें और इसको
P मान लें x, y। इसी P का सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P। सर्कल जो है एक पॉइंट P का वो बिंदुपथ होगा जिस पॉइंट की ऑलवेज डिस्टेंस होगी इक्वल टू दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ दिस पॉइंट। मतलब ये जो हम P बिंदु ले रहे हैं उसका अगर हम बिंदुपथ खींचें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जो उसका बिंदुपथ होगा वही सर्कल होगा, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन ये अप्लाई होगी कि इस पॉइंट की ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए इसके सामने वाले पॉइंट से जिसको हमने कांस्टेंट माना है, मतलब वही पॉइंट सर्कल का सेंटर भी होगा। इसको भी हम लिखाएंगे अच्छी तरीके से और समझाएंगे। तो आप ये याद रखना कि जब कुछ लेंथ होगी तभी तो सर्कल बन सकेगा, क्योंकि अगर लेंथ होगी नहीं तो यही तो सर्कल रहेगा। और इसी सेंटर को ही हम जब 0 के बराबर r रेडियस हो जाती है तब इसी सर्कल को हम, इसी पॉइंट को हम सर्कल के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं तो भैया सर्कल का हिस्सा ही है, सर्कल भी पॉइंट से मिलकर बना है, ये भी एक पॉइंट है। तब हम 0 डायमेंशन वाली बात को नजरअंदाज करते हैं। तो आप याद रखिए कि जब कभी आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए, पूछा जा सकता भी है, क्योंकि आपको अगर थोड़ा टफ बनाना होगा तो आपको इस तरीके से दे देगा कि एक सर्कल है पॉसिबिलिटी। तो एक सर्कल को ड्रा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संभावना हो सकती है जब g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान 0 हो, क्योंकि हम जानते हैं कि r बराबर r स्क्वायर बराबर जी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर r का मान कुछ होगा तभी तो ये 0 से बड़ा होगा, तभी तो एक सर्कल बन सकेगा। अगर r का मान 0 से बड़ा होगा तभी एक सर्कल पॉसिबल है। अगर r का मान गलती से उसने 0 कर दिया तब कोई सर्कल पॉसिबल नहीं, कोई सर्कल पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आपको बाई चांस ऑप्शन में पॉइंट दे दे तब आप ये बात समझना, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जब कभी सर्कल में रेडियस 0 हो, क्या ऐसा कोई सर्कल हो सकता है, तब आप कहेंगे इसका एक एक्सेप्शन है। और कुछ कहीं ना कहीं तरीके से ये बात गलत भी साबित होती है कि पॉइंट 0 डायमेंशन है और आपको पॉइंट को सर्कल के डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी बात गलत हो जाती है। वैसे अगर आपको कभी ऑप्शन में पॉइंट मिल जाए तो आप टिक कर देंगे, ये कंडीशन दी हो और लिखा हो पॉइंट लाइन इनमें से कोई नहीं, तो पॉइंट पे टिक कर देंगे, क्योंकि पॉइंट को कई मैथमेटिशियन सर्कल के बराबर ही मानते हैं। हो सकता है कि शायद वो 0 डायमेंशन वाली बात को यहाँ अप्लाई ना करते हो, उस कंडीशन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो आप याद रखना कि पॉइंट 0 डायमेंशन होते हुए भी एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 होती है। आप समझिए बात हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट 0 डायमेंशन होते हुए भी एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 होती है। अब अगली बात हम कर रहे हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। अगर इसका मान 0 से कम है, मतलब नेगेटिव होगा, तब कोई सर्कल नहीं हो सकता। आप सिर्फ कल्पनाओं में बनाएं, इमेजिनरी बनाएं, और इमेजिन कर सकते हैं, बाकी आप बना इसको नहीं सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी रफ शीट। ये किसी भी रफ शीट पर बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसा संभव ही नहीं अगर 0 से छोटा मान आ रखा है। आप मन में कुछ भी सोच सकते हैं, वो बात के लिए फ्री है। तो अभी हमने अगर कुछ समझा तो ये समझा कि सर्कल में हमें पढ़ना क्या क्या। इस कंडीशन पे एक सवाल पूछा गया इसलिए मैं बताना जरूरी था, ये कहां से आया इन सब पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखना कि सर्कल की डिफिनीशन जो होती है उसको आप याद रखना कि सर्कल में इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री का थोड़ा पार्ट देख लेंगे, इसको हम सेंटर बोलते हैं। इस लाइन को डायमीटर के नाम से जाना जाता है और इसी डायमीटर के आधे को हम इतने को रेडियस बोलते हैं। जब कभी आपसे इस सर्कल की बात की जाए और इस सर्कल को आप बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको हम लोकस पढ़ाएंगे। लोकस को आपको समझने के लिए थोड़ा भी टाइम लगेगा, इसके बाद हम लोकस पढ़ाएंगे और लोकस में हम आपको बताएंगे कि सर्कल कैसे आता है, तब आप क्लियर हो जाएगा कि सर्कल कैसे आता है। अभी आप डिफिनीशन देख लेंगे कि अगर सर्कल पर हम कोई पॉइंट P ले लें और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मान लें और इसी के सेंटर को हमें पता है कि सेंटर a, b है, या कुछ लोग इसको h, k मानते हैं, जो आपका मन करे वो आप माने। इस पॉइंट को अगर हम P मानते हैं तो जो सर्कल होता है इसी पॉइंट का लोकस होता है, इसी पॉइंट का लोकस होता है। जब इस पॉइंट को मूव कराते हैं, घुमाते हैं, वो भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस, एक पॉइंट होता है उसके बीच एक डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये डिस्टेंस बार बार नहीं बदलनी चाहिए इसके सेंटर से। अब इसको हम सेंटर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अभी सर्कल बना ही नहीं है। अगर आप सिर्फ एक पॉइंट लेते और दूसरा पॉइंट यहां लेते, इस पॉइंट को आप a, b बोलते और इस पॉइंट को आप x, y बोलते, और हम आपसे कहते हैं कि सर्कल बनाओ, तब क्या आप इस पॉइंट को सेंटर बोल देते? नहीं बोल सकते थे। तो हम कहेंगे कि यहां पर हमने 2 पॉइंट ली, जिसमें एक पॉइंट को हमने कांस्टेंट माना, इस पॉइंट को कांस्टेंट बनाया और दूसरे पॉइंट को हम इसी कांस्टेंट पॉइंट के
बराबर डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस स्टार्टिंग में उस पर घुमाएंगे, उस पर जब हम घुमाएंगे तब हम देखेंगे कि एक सर्कल बनेगा। मतलब सर्कल जो होता है इस पॉइंट का लोकस होता है। A circle is a locus of a point which have a constant distance from a constant point. जो पॉइंट होता है is a locus, circle is a locus of a point which have a constant distance from a constant point. R ये हर समय इक्वल रहेगी। आपका मन होगा आप यहां मिला लो, 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 R R R हर जगह R ही होगी। जब कभी आपसे पूछा जाए कि सर्कल की डिफिनीशन क्या होगी, तब आप इसको लिख सकते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट को आप शायद क्लियर समझ गए होंगे कि इस पॉइंट की बात हम P x, y की कर रहे हैं। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच हैव अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ कांस्टेंट पॉइंट, which have a constant distance from a constant point. Circle is the locus of a point which have a constant distance. constant distance से मतलब आप समझ जाएंगे R, उस जो जिस पॉइंट को हमने कांस्टेंट माना है उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट को मूव करा रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम r से डिनोट करेंगे। तो अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट को हमने x, y माना जिसका ये बिंदु पथ है, बीच है कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसके पास कांस्टेंट डिस्टेंस है, जिसके पास एक निश्चित दूरी है फ्रॉम अ कांस्टेंट पॉइंट। इसको आप नोट करें, अ सर्कल एक वृत्त इज अ लोकस, इस पॉइंट का लोकस है। किस पॉइंट का? अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है ना, कभी ये परिभाषा पूछी जाती है। तो आप जब कभी आपसे पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का, इस बिंदु का बिंदुपथ एक सर्कल होता है, लेकिन शर्त लग जाती है कि इनके बीच जो डिस्टेंस रहेगी इस कांस्टेंट पॉइंट से हर समय कांस्टेंट रहेगी, मतलब निश्चित रहेगी। इस पॉइंट को हम सेंटर सी से डिनोट करते हैं और ए भी लिखते हैं, और इस पीसी को हम आर लिखते हैं। अब ये आर चाहे यहां लो यहां लो, सर्कल के हर एक पॉइंट पर ये आर ही होगी, मतलब निश्चित होगी। तो आप ये बात नोट कर लें कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच हैव अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ कांस्टेंट पॉइंट। सर्कल एक बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक बिंदु से दूरी निश्चित होती है, एक निश्चित बिंदु से दूरी निश्चित भी होती है। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बोल देते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from fixed point is always fixed या is always constant। कुछ लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, जैसे चाहो वैसे बोलो। तो सर्कल के बारे में आपने भी देखा कि हमने सर्कल की परिभाषा देखी जो कभी आज तक नहीं पूछी है। जितना हमने अभी आप तक को आपको बताया वो सब एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल था। सर्कल में हमें इतना सब कुछ पढ़ना है, सर्कल में हमें इतना सब कुछ पढ़ना है, और कुछ ज्यादा नहीं, 2 क्लास का सर्कल है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सर्कल की बेसिक चीजों से। तो सबसे पहले आपको सर्कल की डिफिनीशन जब पता ही है तब आपको पॉइंट मानने में और इन सब चीजों में दिक्कत नहीं हो। इस पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे, और आपको यह पता है कि सर्कल एक 2 डायमेंशन फिगर होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद यह है कि पॉइंट 0 डायमेंशन होने के बाद भी एक ऐसा सर्कल माना जाता है जिसकी रेडियस 0 होती है। आप चाहें तो इस बात को नोट कर लें कि जो सर्कल होता है इज अ 0 डायमेंशन, एक 0 डायमेंशन होता है, लेकिन पॉइंट इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। जब कभी हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल 2 डायमेंशन होता है, परंतु एक इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। वो अपवाद ये है कि हम अगर पॉइंट की बात करते हैं और पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, यूक्लिड ज्योमेट्री में हो, हर जगह हम 0 डायमेंशन ही बोलते हैं। लेकिन जब हम पॉइंट को सर्कल के सेंस से देखते हैं तब यह कहा जाता है कि पॉइंट एक सर्कल का ही हिस्सा है। और अगर ये सर्कल का हिस्सा है तो ये पॉइंट एक ऐसा सर्कल है, द पॉइंट इज एज ए सर्कल। लिखिए, एक पॉइंट, एक बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है, एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी
एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या 0 होती है। इस बात को हमने आपको बताया भी था कि r जो है वो 0 के बराबर होगी, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, r 0 होगी तब r स्क्वायर भी 0 होगी, और इसलिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर भी 0 होगा। आप इस बात को समझे कि एक सर्कल जो होता है, सर्कल कुछ नहीं, सर्कल 2 डायमेंशन होता है, यह बात क्लियर है। अगर सर्कल 2 डायमेंशन होता है, सर्कल 2 डायमेंशन होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि पॉइंट को हमने पढ़ा तो था कि ये 0 डायमेंशन है, 0 डायमेंशन है, फिर हम इसको सर्कल में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमने आपको बताया कि कुछ लोगों ने ऐसा माना कि पॉइंट एक ऐसा सर्कल है, कि पॉइंट बिंदु एक ऐसा सर्कल है कि जिसकी त्रिज्या 0 होती है, जिसकी त्रिज्या 0 होती है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। आपको कुछ अटपेटा लग रहा होगा कि कभी पॉइंट को 0 डायमेंशन कभी सर्कल, अब भाई जैसा होता है वैसे ही हम बता रहे हैं कि पॉइंट जो है एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या 0 होती है। इस पर प्रश्न पूछा गया है और हमने अभी देखा भी पिछली क्लास में प्रश्न, अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले प्रश्न को देखा। अब हम सर्कल की अगर बात कर रहे हैं तो आप याद रखना, इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। इसको अभी तो हम a कामा b मानेंगे, लेकिन आगे चलकर इसी सेंटर के कोऑर्डिनेट हम माइनस जी कामा माइनस एफ से डिनोट करेंगे। अगर इस पॉइंट से हम सर्कल पर कोई पॉइंट मिला दें, कोई पॉइंट सर्कल पर ले लेते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि कोई पॉइंट सर्कल पर ले लेते हैं, उस पॉइंट से ही तो सर्कल बना है। अगर जो पहला पॉइंट है जिसका ये सर्कल बिंदु पथ है, उस पॉइंट से इस सेंटर को हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि इसको हम R बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम, इसको C, इस पॉइंट को हम x कामा y से डिनोट करते हैं। मतलब ये बात डिसाइड हो गई कि अगर सर्कल बनेगा तो सर्कल में ये बात डिसाइड है कि ये पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो सर्कल बनेगा ही कैसे? सर्कल लोकस ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस होता है, इस पॉइंट का पाथ होता है, इस पॉइंट का रास्ता होता है। ये पॉइंट जहां जहां घूमेगा वही तो इसका सर्कल होता है। अब अगर यूक्लिड ज्योमेट्री में एक बात और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सर्कल का एंगल होता है, जब कभी हम सर्कल के एंगल की बात करते हैं तो 360 होता है। ये आपके सिलेबस में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये आपके सिलेबस में है, लेकिन बता देना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी चीजें पूछ ली जाती हैं ना, या फिर उनका यूज हो जाता है। तो आपको याद रखना कि सर्कल एक पॉइंट का बिंदुपथ होता है जिसके पास हर समय निश्चित दूरी होती है उस कांस्टेंट पॉइंट से जिसको हमने इसका सेंटर माना है। अगर आपको यह बात क्लियर हो गई, इसकी डिफिनेशन भी हमने पीछे लिख दी है, तब आप देखेंगे आर सी पी, और इस पॉइंट को अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाएं। अब आप देखना कि अगर हम इसको यहां से मिलाएं और इसको यहां से मिलाएं, तब आप देखेंगे इसको हमने अगर x कामा y माना है और हम इसको a कामा b मान रहे हैं, तब आप ये बात तो क्लियर होगी कि ये दूरी यहां से a रही होगी, तो ये दूरी पूरी यहां से यहां तक x रही होगी, तो ये x माइनस a रही होगी, क्योंकि इसको अगर हम x मान रहे हैं तो ये दूरी x होगी। इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने पढ़ाई तभी। अगर ये x माइनस a होगी तो आप ये भी बात जानते हैं कि ये दूरी b होगी, सॉरी ये दूरी b होगी, और ये पूरी दूरी y थी, तो ये बची हुई दूरी y माइनस b होगी। अगर ये y माइनस b है तो ये बनेगा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये बनेगा y माइनस b। ये y माइनस b है, ये x माइनस a है। अगर ये y माइनस b है और ये x माइनस a है तो हमें नहीं लगता कोई समस्या। हमने आपको बताया था कि जो हम सबसे पहले फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं उसको पाइथागोरस देखते हैं तो पाइथागोरस की तरह दिखती है। उसका यही कारण है कि इसी तरीके से निकाली जाती है। और हमने आपको जब पैरामीट्रिक बताई थी तब भी हमने आपको बताई थी कि एक दो पॉइंट हैं जिनके बीच हम आज डिसाइड कर दें, अब इस पॉइंट को हम डिसाइड माने और इसको कहीं भी घुमाते रहे। तो हमने आपको बताया था कि ये पैरामीटर अगर आपने सेट कर दिया तो इनके बीच बस डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए, वहां डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए, यहाँ एंगल नहीं बदलना चाहिए। और अगर एंगल बदलेगा तो वो एंगल पैरामीटर का काम करेगा, उसको डिसाइड कर देगा कि अब आपको इतने पर घुमाना है या इतने पर घुमाना है। ये बात हमने आपको बताई कि जब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे तो उसमें हम थीटा की बात करेंगे और थीटा यहाँ पैरामीटर होगा। जबकि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देखा था तो उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म देखी थी x माइनस x1 अपान कॉस थीटा और y माइनस y1 अपान साइन थीटा। शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो आप देखेंगे कि यहां पर इस पॉइंट को हम x1 और y1 मानते थे, इस पॉइंट को x, y मानते थे और इसको पैरामीटर मानते थे।
लेकिन सर्कल में जब हम पैरामीटर की इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को हम a कामा b मानेंगे, इस पॉइंट को x कामा y मानेंगे और इस लेंथ को r मानेंगे। दैट इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल और यही सर्कल की पैरामीटर होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो r होगा ये पैरामीटर होता था इक्वेशन में। अब यहां जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो पैरामीटर होगा सर्कल में। पैरामीटर से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि पैरामीटर डिसाइड करता है किसी भी फिगर की औकात को, डिसाइड करता है 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, उसकी औकात क्या है। अगर r आपने इसमें पैरामीटर की क्वेश्चन में डिसाइड कर दिया तब ये x और इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो डिसाइड हो जाए। अगर कर दिया आपने, पैरामीटर सेट कर दिया, तब ये लाइन आप कहीं भी ले जाओ, इसके स्वरूप, इसकी इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वही सर्कल में होगा कि हम वहां पैरामीटर लगाएंगे थीटा को। तो अभी आप जो देख रहे हैं, आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि अगर पी सी और बी की हम बात करें तो पी सी बी में आप देखेंगे, पी सी और बी में आप देखेंगे कि ये y माइनस बी है, ये x माइनस ए। अगर अब हम इसी में cos थीटा लगाएंगे तो हम देखेंगे ये y माइनस बी था, ये x माइनस ए। इसको हमने थीटा माना था क्योंकि यहां पर पैरामीटर का काम थीटा करेगा और ये r हम लीनियर इक्वेशन में देख चुके। कह सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम इसको r मान चुके थे और अभी भी हमने r ही मान रखा है क्योंकि हम अभी आपको बता दें ये सब कंडीशन है, ये r ही तो है। किसी भी पॉइंट जिसका ये बिंदुपथ है सर्कल, उसके सेंटर से जो मिलाते हो आप उसको r ही तो बोलते हो। तो अब शायद हमें लगता कोई समस्या नहीं होगी और इसको हमने यहां आकर अलग से बना लिया। अगर हम आपसे cos थीटा की बात करें तो आप ये कहेंगे कि cos थीटा बराबर x माइनस ए अपन r। यहां आप बोलेंगे sin थीटा बराबर y माइनस बी अपन r। वही सब हम कर रहे हैं जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में किया। हमने आपको बताया कि पहले हमने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट से लाइन मिलाई और अब लाइन में हमने पैरामीट्रिक देखा और उसी पैरामीटर को जब हमने पैरामीटर सेट करके घुमाया तो मिला हमें सर्कल। और आज हम बात उसी सर्कल की बेसिक इक्वेशन की करें, आज हम बात उसी सर्कल के फंडामेंटल इक्वेशन की करेंगे। तो अब आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। हाँ, अंतर दोनों में ये रहेगा, स्ट्रेट लाइन में और सर्कल के पैरामीटर इक्वेशन में, दोनों में अंतर ये रहेगा कि वहां पर जो थीटा होगा, वहां पर जो थीटा होगा, जो पिछली क्लास में पढ़ के आए, वहां पर जो थीटा रहेगा वो थीटा पैरामीटर रहेगा और स्ट्रेट लाइन में ये r पैरामीटर रहा था। तो अगर आप यही cos थीटा अपन x माइनस ए आर साइन थीटा बराबर y माइनस बी अपन आर निकाल लेते हैं और इसको आप बराबर करेंगे तो वही आएगा x। आप देखें, इससे आपको मिलेगा x माइनस ए अपान कॉस थीटा, y माइनस बी अपान साइन थीटा बराबर r। ये रहेगी सबसे जिसे हम टफ मानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे लाइन के लिए पढ़े, सर्कल के लिए पढ़े, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल या पैरामीट्रिक ऑफ इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों ही टफ होती हैं। तो आप याद रखिए, जब कभी पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछी जाए या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी जाए तो आप इसको इस तरीके से निकाल लेंगे जो हमने अभी निकाला। आपको हमने बताया इसका बेसिक ये रहेगा, ये जो होगी वो होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। याद रखेंगे इस बात को आप। ये रहेगी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। एक सर्कल की पैरामीट्रिक जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पहले फंडामेंटल पढ़नी चाहिए थी, लेकिन कई बार हमने देखा कि हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो लोगों को यही समझ में नहीं आता हम इसको पढ़ेंगे क्यों, किस काम में आएगा ये। तो जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है, जो लोग एग्जाम देते हैं उनको पता होता है कि क्या पूछा जाता है, तो वो लोग इस बात को समझ लेते हैं। इसीलिए पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताए, फिर हमने आपको बताया कि इनका प्रयोग हम कहां करेंगे, फिर हमने उसी में आपको बताया कि इक्वेशंस को कैसे हमें इक्वेशन दी जाएंगी, कब सेंटर पूछा जाएगा, कब उनकी पैरामीट्रिक पूछी जाएगी। पैरामीट्रिक को पहले बताने का एक और कारण था कि कई लोग कहते हैं कि क्या पैरामीट्रिक इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभार जैसे स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म पर कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे ही यहां पर पूछे जाते हैं। आपको जब कभी उसको बहुत छोटे टर्म में बहुत जल्दी कुछ कराना होगा, या हम कह सकते हैं कि छोटे टर्म
कम स्टेप में कोई चीज करनी हो और कोई पॉइंट दे दे, दूसरा भी पॉइंट दिया हो, तब आप इस इक्वेशन का प्रयोग करें। इसको और शॉर्ट हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि x बराबर इस cos थीटा का r में गुणा कर लेते हैं और cos थीटा प्लस a, और दूसरा लिख लेते हैं y बराबर r sin थीटा प्लस b। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सफेद लाल से ना लिखा करो। x बराबर और cos थीटा प्लस a, y बराबर r sin थीटा प्लस b। जब कभी हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में आज हमने सबसे पहले वो देखा जिसमें बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब कभी पूछे जाएंगे तो यकीन मानिए कि जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी जगह अपना ओहदा रखती है। और जब इंपॉर्टेंट एग्जाम जेईई वगैरह का आप देते होंगे तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन बनते देखे भी होंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल हमने देखा। पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद हम देखेंगे जो हमें पढ़ना है, जो एयरफोर्स एनडीए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है कूड़ा कचरा, ऐसा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट ये भी है और आपको सर्कल को समझने के लिए जरूरी ये भी होता है। तो आप याद रखिए जो चीज हमने यहां निकाली थी इसी को उठाकर आगे लिख लेंगे, इसी को उठाकर हम लिख लेंगे और हम देखेंगे कि हमने इसको x माइनस ए माना, इसको y माइनस बी माना, इसको r माना, यही तो हमने किया है। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको हम r मान रहे हैं, इसको c मान रहे हैं, इसको v माना है, ये y माइनस बी है, ये y माइनस बी है और ये x माइनस है। अगर आप ये बात जानते हैं कि जो हम ये वाली लाइन खींचते हैं ये 90 डिग्री होगी, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते तो हम ये भी जानते थे कि ये एक रेक्टेंगल बनता था, और हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन जब उस पर आती है और बीच से कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, या फिर इसकी बात करें तो ये 90 होगा, तो इसके नीचे भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये 90 होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। ये 90 तो ये 90 और ये 90 तो ये 90। अब आप क्लियर हो गया होगा हम क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ जाए कि हम इसको x माइनस ए, इसको y माइनस बी लिखेंगे, इसको थीटा लिखेंगे, इसको r लिखेंगे। जब आप थीटा का प्रयोग करके इक्वेशन निकालेंगे तो दैट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। उस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, पैरामीट्रिक रूप होगा। अब आप क्लियर हो गए होंगे। और जब कभी आपको उसको घुमाना होगा तो वो थीटा दे देगा और आपसे बात कर देगा। लेकिन अगर वो थीटा की जगह आपसे कभी सिर्फ ये बात करें कि इसकी हमें फंडामेंटल इक्वेशन चाहिए, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तब आप इस बात को याद रखेंगे कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होती है, पाइथागोरस लगाएंगे ए बी सी में, और आप देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस वर्ग का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसी को हम x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसी को हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। सॉरी, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किसी भी लाइन का फंडामेंटल इक्वेशन जो होती है, किसी भी सर्कल की जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है यही होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपने दो सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, बची दो, उन्हें भी अभी निकालेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें कि जब कभी आप पाइथागोरस लगा देंगे तो फंडामेंटल निकल आएगी, कॉस थीटा साइन थीटा लगा देंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकल आएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल आएगी। ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ, ये है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब कभी आपसे व्रत में पैरामीटर की बात कर दे या वो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर दे, तब आपको थीटा ले लेना है। अगर आपको थीटा दे देगा, पैरामीटर सेट कर देगा, तब आपको निकालनी पड़ेगी उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन अगर वो थीटा की बात नहीं करता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ आर का प्रयोग करना है। तब आपको करना है पाइथागोरस का प्रयोग और आप निकालेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखने में पाइथागोरस ही लग रही है,
लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस x माइनस ए है और ये y माइनस बी है, क्यों है हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमने फिगर से समझाया कि x माइनस ए कहां से आता है और y माइनस बी कहां से आता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म और फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोनों हमने देख लिए। इसके बाद हम तीसरी इक्वेशन पर बात करें, उससे पहले आप देखेंगे हमने सिर्फ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा उसी से आगे बढ़ो। हमने आपको बताया था कि यहां पर एक हमें ट्रायंगल सा मिल जाता है, जिस ट्रायंगल से एक सर्कल बन रहा था उसी को हमने एक पॉइंट था, उस पॉइंट से हमने एक पॉइंट फिक्स किया, उसके आसपास एक सर्कल बनाया था। हमने बताया ये r था, ये पॉइंट x, y था, इसी पॉइंट का ये लोकस सर्कल था। लोकस की परिभाषा मतलब सर्कल की परिभाषा, तो सर्कल कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस पॉइंट को हम ये सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच हैव ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ कांस्टेंट पॉइंट। एक सर्कल उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसके लिए एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। वो कंडीशन ये रहती है कि ये पॉइंट उस पॉइंट से, जिस पॉइंट को आपने कांस्टेंट माना है, उससे सदैव एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा, एक निश्चित दूरी पर होगा। तो जब कभी सर्कल की बात की जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे। इसी में हमने आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया। हमने कहा अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो तब हमें ये x माइनस ए मिलेगी, क्योंकि ये a कामा b था और ये x कामा y है। अब हम देखेंगे, इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझ लें, और हमने समझा भी। जब हमने फंडामेंटल इक्वेशन निकाल ली सर्कल की, तब उसी को हम एक्सप्रेस कर देंगे, मतलब उसी को हम विस्तारित कर देंगे। उसका हम विस्तार देखेंगे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस v का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर था। जब इसको हम खोलेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, तब हम देखेंगे एक हमें नई इक्वेशन मिलेगी। वही नई इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, किसी भी सर्कल का मानक समीकरण होगा। तो आप ये याद रखना कि जब कभी सर्कल में ये इक्वेशन दी हो और आपसे पूछे कि आप फंडामेंटल इक्वेशन से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालो, तब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको एक्सप्रेस कर देना है। और वो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप सब जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से जब इसको खोलेंगे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर आर स्क्वायर। वैसे अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है दैट इज ओनली इट, मतलब हम यही सिद्ध कर सकते हैं, हम इसी को प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने इक्वेशंस निकाल रखी थी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने उसको एक्सप्रेस किया, उसका विस्तार किया, तब हमें जाकर मिली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन अब हमें इसको कुछ थोड़ा रूप देना होगा, इसका आकार बदलना होगा, कुछ याद करने लायक तो हो, कुछ जो किताबों में दिया है अगर हमें उसको प्रूव करना है तो इसमें कुछ चीजें हमें अलग से भी करनी पड़ेंगी। हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। उस बात को अगर आप याद में रखें, ध्यान में रखें, तब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 2bx, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by होगा। तो यार 2gx मतलब 2ax माइनस 2by। जब हम प्लस सी की बात करेंगे तब आप याद रखना ये ए स्क्वायर यहां उठा के ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो हमें पता भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है, बराबर में 0, तो ये आर को इधर ले आएंगे, लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 0। अब आपको जो मिला आप इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। और हमें इसी को, आप इस इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने सबसे पहले आपको सर्कल समझा दिया। अगर आपने सर्कल समझ लिया, सर्कल के बाद हमने आपको लोकस समझाया, और लोकस अगर आप समझ गए तो आपको कुछ करना ही नहीं था।
क्योंकि आपने वहां से फंडामेंटल इक्वेशन निकाल ली थी जो देखने में कैसी लग रही थी, हमें पाइथागोरस थ्योरम की तरह। अगर हमने उसको निकाल लिया तो उसी को तो हमें एक्सप्रेस करना था, उसी को तो हमें विस्तार करना था, वो विस्तार हमने किया तो हमें ये मिला। अब हमें क्योंकि चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का मानक समीकरण, नॉर्मल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक ही बात होती है। जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल चाहिए, मानक समीकरण चाहिए, तब हमें उस बात को भी याद रखना है कि किताबों में मानक समीकरण क्या होता है। हमें पता है कि किताबों में मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। अगर आप इस बात को याद रखें तो इससे आप देखेंगे कि आपको c बराबर क्या मिलेगा। यहां तक आप रोक दें तब आप देखेंगे कि c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी बात को आप आगे देखेंगे कि c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम अभी ध्यान केंद्रित स्टैंडर्ड लाइन की कर रहे थे, फॉर्म पर कर रहे थे, उसको तो हमें निकालना ही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। उससे पहले हमें निकालना है सेंटर भी, त्रिज्या भी। और हमने आपको बताया कि अगर आपने फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सर्कल निकाल लिया तब आप सेंटर भी निकाल लेंगे, रेडियस भी निकाल लेंगे, और आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल भी निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि हम उसको जब हल करके आए तो हमें वहां ये चीज मिली, ये नहीं मिली जिसमें ये आर को अपने साथ लिए घूम रहा है। हमने कहा भाई आर को कहां ले जा रहे हैं, आर की तो मुझे जरूरत है, आर त्रिज्या है इस सर्कल की, और अगर ये त्रिज्या है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम आगे सवालों में इसको प्रयोग करने वाले हैं। तो उसने कहा भैया ले जाओ अपना आर, तुम ले जाओ। हमने कहा हम बिल्कुल ले जाएंगे। और हम आर को कहां ले जाएंगे, अब आर को कहीं नहीं ले जाएंगे, आर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और सी को ले जाएंगे राइट साइड में। तब आप देखेंगे माइनस सी, ये होगा आर स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। यही तो त्रिज्या के बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो हमने यही तो त्रिज्या के बारे में आपको बताया था। अभी आप आगे और चीजें समझेंगे, कुछ ऐसा देखने को नहीं लग रहा, बस अंतर ये है कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो ये जो ए वी होगा उसको हम स्टैंडर्ड कोटेशन के हिसाब से इस ए वी की जगह जी और एफ ले लेंगे। वो क्यों लेंगे उस बात को भी हम प्रूव करेंगे कि बिना प्रूव किए हम कुछ करते नहीं है। ये आपको अगर समझ में आ गया हो कि आपने त्रिज्या ये निकाली, ये त्रिज्या अभी उस सर्कल के लिए है जो सर्कल जिसका सेंटर ए कामा बी था। ये त्रिज्या उस सर्कल के लिए है जिस सर्कल का सेंटर ए कामा बी था। अगर उसी सर्कल का सेंटर जी कामा एफ होता तब होता आर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ए और बी क्या है, सेंटर के निर्देशांक है, सी क्या है आपको पता है कि सी क्या है। अब सी बराबर रहा बचा, अभी हम उस पर भी बात कर लेंगे। सी एक कांस्टेंट है, याद रखना इस बात को। यहां पर जब हम आए तो हमें यहां से सी मिला और इससे हमने रेडियस निकाल ली, लेकिन वहीं अगर हम इस सर्कल को कंपैरिजन उससे करते हैं 2gx 2fy से, तो हम यहां एक नई चीज देखते हैं। क्या देखते हैं कि 2g बराबर माइनस 2a, क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए। अगर 2g बराबर माइनस 2a है तो g बराबर माइनस a होगा। अगर आप यहां देखेंगे तो आप देखेंगे कि f बराबर माइनस b, क्योंकि हमने किसी भी सर्कल के जो सेंटर्स लिए थे, जो सेंटर्स के कोऑर्डिनेट लिए थे, वो हमने a कामा b लिए थे। और आप ये माइनस a माइनस b क्यों लिए घूम रहे हो? तो हमने कहा भैया रुको, तसल्ली करो, रुको तो जरा। तो हमने कहा रुको क्या, बोले a और b को हटाओ। हमने कहा हटा देंगे। बोले a बराबर माइनस g कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही। और b बराबर माइनस f कर दो। अब आप बताओ, यही तो हमने सेंटर माने थे जब सर्कल के, जिस सर्कल को हम सॉल्व कर रहे थे उसके सेंटर हमने a कामा b माने थे। लेकिन जब हमने आपको क्लास स्टार्ट की थी तब हमने बताया था किसी भी सर्कल के सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ होंगे। अब यही a का मान माइनस जी रख दो और b का मान माइनस एफ रख दो। ये स्टैंडर्ड कोटेशन है किसी भी सर्कल, क्योंकि हमें सर्कल पर जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो भी जो कोटेशन जो के शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो स्टैंडर्ड ही होंगे। मतलब उसके लिए हम केंद्रक के लिए जी कामा एफ प्रयोग करेंगे, त्रिज्या के लिए आर प्रयोग करेंगे, कांस्टेंट के लिए सी प्रयोग करेंगे। अगर हम ये शब्द प्रयोग करेंगे तो हमें उसी रिजल्ट को याद करना होगा। तो ये जो होगा ये सेंटर होगा। जब कभी आपसे सेंटर के बारे में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, ये बात देखा कि माइनस जी कामा माइनस एफ इसका मान होगा। इस बात को आप याद भी रखेंगे, इस बात को आप याद भी रखेंगे।
कि जब कभी सर्कल के सेंटर की बात की जाए, जब कभी सर्कल की रेडियस की बात की जाए। अब आप बताओ, जब हमने सर्कल में सेंटर निकाल लिए और ये सेंटर पहले ए बी थे और अब रेडियस ए बी के हिसाब से लिखी है, तो हमें इसको जी वी जी एफ के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और हमें पता है कि ए बराबर माइनस जी और बी बराबर माइनस एफ हमने अभी निकाला है। और इसी माइनस जी और माइनस एफ को जब हम यहां रखेंगे तब हम देखेंगे कि आर बराबर अंडर रूट माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर और बी का स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। आप चाहे तो आप लिखेंगे आर बराबर अंडर रूट ए की जगह माइनस जी तो जी स्क्वायर, बी की जगह एफ तो एफ स्क्वायर माइनस सी। आर का मान हमें जो पता था उसी पर हमने सेंटर जब हमने निकाला तो ए कामा बी के हिसाब से, लेकिन हमें स्टैंडर्ड कोटेशन के हिसाब से जी और एफ लेना पड़ेगा। अगर हमें जी और एफ लेना पड़ेगा तो ए और बी की जगह हम जी और एफ लेंगे। लेकिन यहां से दो चीजें हमें और मिल गई कि ए बराबर माइनस जी होता है और बी बराबर माइनस एफ होता है। अगर आप कभी से इक्वेशन इस टाइप से लिख दें तो ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, हमें एक चीज ये मिली, किसी भी सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब कभी आपको इक्वेशन इस हिसाब से मिल जाए, कुछ कांस्टेंट हो, कुछ y के गुणांक में हो, कुछ x के गुणांक में हो, तब आप ये बात याद रखेंगे, कि ये इक्वेशन एक सर्कल को डिनोट कर रही है, एक सर्कल को शो कर रही है। क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि ये इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ दैट इज ए सर्कल, दैट इज ए कोनिक सेक्शन, दैट इज ए पैराबोला, दैट इज ए हाइपरबोला। ये परवलय है, अतिपरवलय है, शंकु परिच्छेद है या फिर वृत्त है। तब आप देखेंगे इक्वेशन और समझेंगे कि इसमें कांस्टेंट होना चाहिए है, y का कोफिशिएंट होना चाहिए है, x होना चाहिए है, स्क्वायर होना चाहिए है, y स्क्वायर होना चाहिए। मतलब इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन होनी चाहिए और साथ साथ में एक लाइन का क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। अब आपको दोनों चीजें मिल गई, अब ये एक सर्कल होगा। तो अब आपको जो रिजल्ट मिला वो अभी तक जो आपने सीखा, पहला तो हमने सीखा किसी भी सर्कल का फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में हमने आपको बताया कि आप याद रखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और इसी के बाद जब कभी आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर दे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के मानक समीकरण की आपसे बात कर दे, तब आप इस बात को याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। आप सोच रहे हो कि बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, अभी इस पर एक सवाल करेंगे, इसलिए आपको ये बार बार रिवीजन कराने के लिए हम लिख रहे हैं, इसको याद रखना। अभी बिल्कुल सवाल होगा तो आप उस चीजें बता सकें, तो आप भूल जाएंगे। तो आप फंडामेंटल इक्वेशन ये रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, नोट कर लें जिन लोगों ने ना नोट किया हो। फंडामेंटल इक्वेशन ये रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0। इसके साथ साथ में जब पैरामेट्रिक की बात की जाएगी तो पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगी x माइनस ए अपान कॉस थीटा, y माइनस बी अपान साइन थीटा बराबर r। और आप लोगों को यह भी पता है कि जो r है दैट इज रेडियस। वहां जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में देखते थे तो ये r पैरामीटर था और यहां थीटा पैरामीटर होगा। तो हमने आपको बताया कि पहले हमने फंडामेंटल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसके बाद में हमने पैरामीट्रिक फॉर्म, और इसके साथ अब हम देखेंगे सेंटर। जब कभी सर्कल के सेंटर की बात कर दी जाए, और उसके कोऑर्डिनेट आप ध्यान रखना -g, -f होता है। क्यों होता है आप सिद्ध कर चुके। और जब कभी आपसे रेडियस ऑफ सर्कल की बात की जाए, सर्कल की त्रिज्या की बात की जाए, रेडियस ऑफ सर्कल की बात की जाए, सर्कल की त्रिज्या की बात की जाए, ये सब हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे। r बराबर
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज द रेडियस ऑफ एनी सर्कल दैट हैव फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की सर्कल दी गई है तो उस कंडीशन में आप उसकी रेडियस निकालेंगे, आर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका सर्कल का सेंटर होगा माइनस जी का माइनस एफ। अब हमें नहीं लगता कि यहां पर कुछ बचा होगा जो आपको बताना होगा। अब आप इसको पहले नोट करें, सबसे पहले इसको नोट करें, इसको नोट करें। कैसे आया ये सब आपने समझा, याद आपको ये रखना है कि फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है, पीछे हमने समझा, वो हमारी मेहनत थी, आपको याद सिर्फ इतना रखना है। कैसे आया ये आपके मन में रहना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं कि कैसे याद रखना है तो आप याद रखेंगे कि दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह है जिसमें x की जगह x माइनस a है और y की जगह y माइनस b है और बराबर में वही कर्ण का स्क्वायर है और कर्ण बनता भी है यार। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसको याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अलग से याद रखना चाहते हैं तो इसको अलग कर लो, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन होता था, स्ट्रेट लाइन, उससे याद रखो। आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जोड़ देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जोड़ देंगे। इसको नोट करो। इसको भी नोट कर लें, इसके बाद इसको नोट कर लें। और इसके बाद एक सवाल, आप देख लेंगे सर्कल पे, एक सवाल आप देखेंगे, एक इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन में दिया है 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32y प्लस 9 बराबर 0। आपको एक इक्वेशन दे दी है जो इक्वेशन 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32y प्लस 9 बराबर 0। इस इक्वेशन को, इसमें आपको बताना है क्या क्या बताना है। पहले तो आपको बताना है रेडियस, दूसरा आपको बताना है इसका सेंटर। बस आपको यही दो चीजें पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप एयरफोर्स में जाओगे तो आपसे बस सेंटर पूछेगा, अगर एनडीए का दे रहे हो तो रेडियस पूछेगा, साधारण सी बात है। और अगर टफ क्वेश्चन उसको बनाना होगा तो पैरामीट्रिक फॉर्म पूछेगा। अगर लेकिन इस पे बात करो तो एयरफोर्स वगैरह में सेंटर पे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न आपको मिलेंगे। जब इसके हम सेंटर की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी सर्कल की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब आपके दिमाग में शायद ये आ सकता है कि यहां पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना होकर फंडामेंटल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म होती तब हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तब आप याद रखिए उसको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। हर एक सवाल इसी फॉर्म में हल किया जाएगा। ये सर्कल का अपना बेसिक रूल रहेगा, क्योंकि चाहे केंद्रक हो, सेंटर हो, रेडियस हो, ये सब हम इसी फॉर्म में देखते हैं। तो अगर आप इससे कंपेरिजन कराएंगे तब आप देखेंगे 16 से यहाँ डिवाइड लगा दो, क्योंकि अगर जब तक आप 16 यहाँ लिखे रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ आएगा 24/16 इंटू एक्स प्लस 32/16 इंटू वाई प्लस 9/32 बराबर 0। अब आपसे पूछे कि इसकी रेडियस बताओ, तब आप पहले तो इसके जी और एफ के मान निकाल लो, क्योंकि अगर आपको रेडियस चाहिए तब भी आपको चाहिए होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब सी पता हो, एफ पता हो, जी पता हो। सी तो हमें पता है कि सी की जगह यहाँ 9/32 9/32 है, लेकिन ना तो जी पता ना ही एफ पता। और कभी आपसे सेंटर की बात कर देगा तब भी आपको माइनस जी का माइनस एफ चाहिए होगा। अगर आपसे माइनस जी का माइनस एफ चाहिए, सेंटर तो सीधे निकल आएंगे। तब आप इससे इसकी कंपैरिजन कराएंगे और आप देखेंगे कि 2g बराबर 24/32, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2gx 24/16x। कंपैरिजन कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 12, 4 3 12, 4/4 32, g बराबर 3/8 1 आ गया। और दूसरा जब f के बराबर इसको कराएंगे तब हम देखेंगे
2f बराबर 32/16 और इससे देखेंगे 2f बराबर 1, तो आप देखेंगे कि 3/8 g का मान आया और f का मान 1 आया। अगर आपसे सेंटर पूछा है तब आप जानते हैं कि इसके आगे नेगेटिव चिन्ह लगा दो, -g -f कर दो, तो मतलब -3/8 और -1 ही हमारा सेंटर होगा। और आपसे बाई चांस उसने और आगे पूछ दिया रेडियस, तब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि g² + f² - c होना चाहिए और c का मान हमें 9/32 पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने अभी इस इक्वेशन को हल करते हुए निकाला है। c का मान 9/32 है और c का मान 9/32 है, g का मान 3/8 है। तब आप देखेंगे g² मतलब 9/32 से 16 डिवाइड करेंगे 9 है। यहाँ 9/32 नहीं होगा, ये 9 से 16 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 16 आएगा, 9/16 होगा। ठीक है, तो c का मान 9/16 रहेगा, c का मान 9/16 रहेगा। और आप g का मान जब रखोगे तो आप देखेंगे g का मान भी बदल जाएगा बउआ, क्योंकि g का मान 16 है, यहां रखोगे तो 8 × 24 3/4 तो 3/8 बनेगा। 24/32 नहीं 24/16 होगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये 24/16 होगा और 12/16 आएगा, तो इसको काटोगे तो 4 3/4 आएगा, ये 3/4 आएगा और ये 32/16 ये 2 आएगा और 2 आएगा तो 1 आएगा। ये सही है, y का मान 1 सही है, जबकि g का मान 3/4 आएगा। आप इसको कंपैरिजन कराएंगे तो देख लेंगे, इसका मान 3/4 आएगा, जो सेंटर आएंगे तो 3/4 -1 आएंगे। ठीक है, इसी को जब हम आगे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे g का मान 3/4 मतलब 9/16, f का मान 1 और c का मान 9/16, 9/16 से 9/16 कट जाएगा और r का मान 1 आ जाएगा। मतलब जो ये सर्कल बनेगा उसका मान r बराबर 1 होना चाहिए, बात खत्म। रेडियस 1 आएगी, सेंटर -3/2 और कामा -1 आएगा, 3/4 कामा -1 आएंगे। दोनों सवाल हमने हल कर लिया, हमने देख लिया कि सर्कल कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे। अगली क्लास में हमने जो बात आज समझाई उस पर हम बात करेंगे। हमने आपको बताया कि r का मान अगर 0 से बड़ा हुआ तो सर्कल पॉसिबल होगा, तब सर्कल बनेगा, जिसको हमने बताया था √g² + f² - c, इसको यही लिखते हैं। अगर r का मान 0 से छोटा हुआ तो इमेजिनरी होगा, सर्कल बनेगा ही नहीं। और कभी r का मान 0 के बराबर हुआ तो क्या सर्कल बनेगा? तो हमने कहा था नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा एक्सेप्शन माना जाता है कि पॉइंट को ही हम सर्कल मान लेते हैं। तब हम आपको अगली क्लास में ये बताएंगे कि एक ऐसी इक्वेशन आपको निकाल के दिखानी है, या हम आपको इक्वेशन देते हैं, उस इक्वेशन को आपको बताना है क्या इस इक्वेशन, जो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन किसी सर्कल की है या नहीं। आपको एक इक्वेशन लिखनी है, x², एक ये क्वेश्चन रहेगा घर के लिए। क्वेश्चन होगा x² + y² + x + y + 4 = 0। आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं। अगर आप ये बात बता लेंगे, और आपको कैसे बताना है ये बात आपको पता हो, अगर ना पता हो तो हम बता देते हैं, ये आपको रेडियस से ही पता चलेगी। आपको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तब आप देखेंगे अगर रेडियस 0 से ज्यादा आती है तब तो सर्कल है, और रेडियस का मान 0 से कम आता है मतलब माइनस में आता है तो ये सर्कल की इक्वेशन है ही नहीं। तो ये किसकी होगी उस पर हम बात अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने सर्कल के 3 रूप पढ़ लिए, सर्कल के 3 इक्वेशन की फॉर्म पढ़ ली, जिसमें हमने पैरामीट्रिक भी पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ा और उसके साथ साथ फंडामेंटल भी पढ़ा। अब सिर्फ और सिर्फ एक
फॉर्म बची है इसकी डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसे हम बताया था x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। वो कैसे निकलती है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप देख कर आएंगे अगर आपको प्रवणता या आपकी दो लाइनें कभी परपेंडिकुलर आए तो उनके लिए प्रवणता क्या होगी, क्योंकि हम अगली क्लास में इन पर बात करेंगे और इनका प्रयोग करेंगे और इनके प्रयोग से हम सिद्ध करेंगे किसी भी रेक्टेंगल के लिए डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के लिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। और इस सवाल को आपको देख के हल करके आर निकाल के देखना है क्या ये सर्कल बना सकेगा या नहीं बना सकेगा। अगर बना सकेगा तो आप बताइएगा, ना बना सकेगा तो बताइएगा, और क्यों नहीं बना सकाइएगा ये बन सकेगा ये आप बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो इनको लाइक करिए, हमारे अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को शेयर भी करिए। जो लोग अभी 9th में 10th में उन लोगों का काम खत्म, उनको स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़ना था। अब जो लोग 11th में गए हैं या 12th में, उनको इस सर्कल को, पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में पढ़ना चाहिए। इंडिया एयरफोर्स के बच्चे जो एयरफोर्स में है विशेषकर याद रखें, आपके में सर्कल से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे हिट करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ना ही कुछ ट्रिक चलती है ना कुछ, आपसे सीधा केंद्रक पूछेगा, सेंटर पूछेगा और आपको पता है कि सेंटर सर्कल का कैसे निकलेगा, अभी हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को, इसके साथ साथ क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।